So today we will start the next topic, that is the 3 op-amp instrumentation amplifier. हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, उसमें से हमने 1 op-amp इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, फिर 2 op-amp इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के सर्किट्स देखे, उसके इक्वेशन भी डेराइव किए। ओके, अब ये है हमारा 3 op-amp का यूज करके इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कैसे डिजाइन करना है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो इसमें ये सर्किट डायग्राम है हमारे, जिसमें 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किए हैं। यहाँ पे देखो A1 है, जिसको हमने इनपुट सिग्नल दिया, जिसका वोल्टेज है V1, और वो हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया। ओके, ये है V2, सेकंड इनपुट सिग्नल, जिसका वोल्टेज है V2, और वो हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर ओपम A2 को दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। तो ये दोनों भी नॉन इन्वर्टिंग ओपम है। ओके, और यहाँ पे सपोज ये A1 ओपम का जो आउटपुट हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसको हम VO1 बोलेंगे, और सेकंड ओपम का जो आउटपुट मिल रहा है हमें A2 ओपम का, उसको हम VO2 बोलेंगे। ठीक है, अब ये VO2 और ये VO1, इसके बीच में हमने ये रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए। मतलब अभी ये ओपम A1 है, ओपम A1 का इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ये R1 कनेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो सेकंड ओपम है, उसके भी हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को ये R1 यहाँ पे कनेक्ट किया, दोनों की वैल्यू सेम है। और ये दोनों में यहाँ पे हमने एक, दोनों के बीच में एक R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ओके, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पे ये जो VO2 है, ये VO2 और ये VO1, VO1 मतलब ओपम 1 का आउटपुट, और VO2 मतलब ओपम 2 का आउटपुट, ये हमने ये डिफरेंस एम्पलीफायर को इनपुट दिया है। ये कौन सा एम्पलीफायर है? डिफरेंस एम्पलीफायर है। तो डिफरेंस एम्पलीफायर के VO1 का आउटपुट हमने डिफरेंस एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया, और VO2 का आउटपुट हमने डिफरेंस एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया थ्रू रेजिस्टेंस R3। दोनों भी इनपुट रेजिस्टेंस जो है उसका जो ये है हमारा, दोनों भी इनपुट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सेम है यहाँ पे R3, और उसको जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो है R4, और ये फीडबैक रेजिस्टेंस और ये यहाँ पे कंपेंसेशन रेजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए हमने उसको सेम नोटेशन से डिनोट किया है, R4, R3। और इसका गेन कितना रहता है वो भी हमें मालूम है। डिफरेंस एम्पलीफायर का गेन हमेशा R4/R3 इतना रहता है, मतलब फीडबैक रजिस्टर डिवाइडेड बाय इनपुट रजिस्टर। और ये है हमारा VO, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेने वाले हैं, VO विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसका जो डेरिवेशन है, हम ये बुक का डेरिवेशन यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने एक डेरिवेशन बना, ये डेरिवेशन हम देखेंगे। ठीक है, देखो सेम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है, 3 ओपैम्प का इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये सर्किट डायग्राम है, सेम सर्किट डायग्राम है। ये ओपैम्प A1 है, ये A2 है, और ये A3 है। ठीक है, इसको हमने A1 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट सिग्नल दिया, जिसका वोल्टेज है V1, फिर A2 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने V2 इनपुट दिया, और ये दोनों के भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, जिसके बीच में हमने R1 और यहाँ पे भी R1 रजिस्टर कनेक्ट किया। सपोज ये ओपैम्प A1 का आउटपुट VO1 है, और ओपैम्प A2 का आउटपुट VO2 है। ठीक है, तो ये VO1 और VO2 हमने दो इनपुट दिए हैं डिफरेंस एम्पलीफायर को थ्रू रेजिस्टेंस R3, और ये R4 हमारा फीडबैक रजिस्टर है, और ये दूसरा R4 जो है वो कंपेंसेशन रजिस्टर है, वो हम कनेक्ट करते हैं। तो ये VO आउटपुट पिन से हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे हमारा VO। तो एकदम सिंपल डेरिवेशन है। देखो अभी हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ओपैम, ये जो सपोज A2 ओपैम है, तो ये ओपैम का जो आउटपुट है VO2, ये हायर पोटेंशियल पे है, और ये ओपैम 1 का जो आउटपुट है VO1 ये लोअर पोटेंशियल पे है। ऐसा हम कंसिडर करेंगे। आप उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो, आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। पर हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे कंसिडर करेंगे कि VO2 इज एट हायर पोटेंशियल, VO1 इज एट लोअर पोटेंशियल। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब देखो ये जो आई करंट है, वो आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ओके, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने एक नोटेशन दिया है, उसको हम VB बोलेंगे, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम VA बोलेंगे। अब ये कौन सा एम्पलीफायर होगा? देखो ये वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अगर हमने यूज किया यहाँ पे, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट का अगर हमने यूज किया, तो
वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट में क्या होता है कि ये जो दोनों पॉइंट रहते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, देखो ये जो पॉइंट रहते हैं ये वर्चुअली शॉर्ट रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे ये V1 है, इसका मतलब ये शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट है तो ये सिंपली यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो ये VA और V1 क्या है यहाँ पे फिर सेम हो गए। सो हम क्या कह सकते हैं कि V1 ये इनपुट वोल्टेज है इज इक्वल टू VA, और ये जो पॉइंट का पोटेंशियल है ये VB, ये पॉइंट का पोटेंशियल ये VB। तो यहाँ पे अगर हमने वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट यूज किया, वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट मतलब क्या, नॉन इनवर्टिंग और इनवर्टिंग दोनों टर्मिनल एक दूसरे को शॉर्ट होते हैं, क्योंकि उसका इनपुट इम्पिडेंस जीरो इन्फिनिट होता है इसलिए। तो ये VO2 ये सिंपली कंडक्टर से कनेक्ट किया हमने और यहाँ पे है, तो ये सिंपली वायर से कनेक्ट है। मतलब क्या, ये जो V2 है, ये V2 और ये VB सेम है, तो मतलब VB इज इक्वल टू V2 एंड VA इज इक्वल टू V1 सेम है। ओके, अब देखो ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, हायर करंट ऑलवेज फ्लो, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट VO2 से लेके VO1 तक फ्लो होगा, तो ये ऐसा करंट यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, VO2 से VO1 तक ये ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। अब ये एक ही करंट फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि जो करंट R1 से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ आने के बाद करंट को दो पाथ मिलेंगे फ्लो होने के लिए, एक ओपैम्प के अंदर फ्लो होने के लिए और दूसरा ये सीधा फ्लो हो जाएगा। पर ओपैम्प के अंदर करंट कितना जाएगा, जीरो जाएगा, 0 एम्पियर करंट जाएगा। क्यों, क्योंकि ओपैम्प का इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ओपैम्प के अंदर जाने वाला करंट ऑलवेज जीरो रहेगा, मतलब यहाँ पे करंट ही नहीं जाएगा, 0 एम्पियर रहेगा। ठीक है, और अब जब करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे भी दो पाथ रहेंगे फ्लो होने के लिए, पर ओपैम्प के अंदर जो करंट जाएगा वो कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा, सेम। तो यहाँ पे करंट जीरो रहेगा, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो होगा R1 से। तो सेम करंट आई विल फ्लो फ्रॉम दिस R1 R2 एंड अगेन दिस R1। समझ में आ गया, सेम करंट हा R1 R2 आणि R1 तिन्ही मधून फ्लो होईल का, कारण की ओपॅम्प मध्ये जाणारा करंट झिरो असतो। का झिरो असतो, कारण की ओपॅम्पचं इनपुट इम्पिडन्स इन्फिनिटी असतं। जर इनपुट रेजिस्टन्स इन्फिनिटी आहे, तर इन्फिनाइट रेजिस्टन्स मधून करंट किती फ्लो होतो, झिरो। ठीक है, सो ये होगा हमारा सर्किट का डिस्क्रिप्शन। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस VO इन टर्म्स ऑफ दिस V2 एंड V1। ओके, हमें डेरिवेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमें ये VO2 फाइंड करना पड़ेगा और ये VO1 फाइंड करना पड़ेगा। एक बार हमने VO2 और VO1 फाइंड कर लिया, तो फिर ये VO2 और VO1 ये क्या है, ये डिफरेंस एम्पलीफायर के इनपुट है। फिर हम यहाँ पे फार्मूला लगा के VO फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ VO1 एंड VO2। अगर VO इन टर्म्स ऑफ VO1 एंड VO2 फाइंड किए और VO2 एंड VO1 इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2 फाइंड किए, तो हमें VO इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2 मिल जाएंगे। ओके, तो हम देखेंगे अभी डेरिवेशन हमारा। लेट्स देखो अभी यहाँ पे क्या है, अब आए करंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये होगा हमारा वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन इक्वेशन लिख सकते हैं। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, VO2 से VB तक फ्लो हो रहा है। सो VO2 माइनस VB डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल आई। देखो आई क्या लिखा हमने, आई इज इक्वल टू, देखो ये आई इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, VO2 माइनस VB डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि ये क्या है, ये VO2 है माइनस VB है ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय R1, मतलब ये आई होगा। अब ये सेम आई आगे भी फ्लो हो रहा है, तो हम इस सेम आई को क्या लिख सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है सपोज। ओके, अब सेम आई कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, VB से VA तक फ्लो हो रहा है, बराबर है, VB से VA तक। देखो सेम आई VO2 से VB तक फ्लो हो रहा है, फिर VB से VA तक फ्लो हो रहा है और फिर VA से VO1 तक फ्लो हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, VB माइनस VA। देखो क्या लिखेंगे हम उसको, ये VB माइनस VA डिवाइडेड बाय इसके बीच में कौन सा रजिस्टर है, R2, तो VB माइनस VA डिवाइडेड बाय R2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे।
और एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार होता है। देखो, और ये सेम करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, वीए से लेके वीओ1 तक। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वीए माइनस वीओ1 डिवाइडेड बाय उसके बीच में कौन सा रजिस्टर है, आर1। ओके, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन फॉर्म हो गए। पर यहाँ पे हमारा जो वीए है, वीए मतलब क्या है, वी1 है। देखो, वीए वीए मतलब क्या है, वी1 है। और वी2 मतलब क्या है, वीबी है। तो देखो, वी ए इज इक्वल टू वी1 और वी बी इज इक्वल टू वी2। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में वी ए की जगह पे वी1 लिखेंगे और वी बी की जगह पे वी2 लिखेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वी ओ टू फाइंड करेंगे। हम आप वी ओ वन भी फाइंड कर सकते हैं, पर सपोज इक्वेशन के सीरियल के अनुसार हम क्या करेंगे, पहले वी ओ टू को फाइंड करेंगे। तो वी ओ टू फाइंड करने के लिए हम पहले इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करेंगे। अभी उनकी एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होती है। देखो, एलएचएस आय है सेम है तो आरएचएस भी सेम होगी। तो हम इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे, एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम रहेंगे। तो देखो, यहाँ पे वीओ टू माइनस वीबी बाय आर1। तो वीओ टू माइनस वीबी, वीबी की जगह पे हमने यहाँ पे वी टू पुट किया। ओके, ये इक्वेशन में हमने वीबी की जगह पे क्या पुट किया, यहाँ पे वी टू पुट किया। इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन क्या है, वीबी माइनस वी ए बाय आर2। वीबी मतलब वी टू, वी ए मतलब वी1। तो वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय आर2। ठीक है, ये इक्वेशन मिला हमने। अब ये इक्वेशन में हमें क्या करना है, VO2 एक साइड में रखना है, बाकी सब टर्म एक साइड में भेजना है। तो हमने देखो ये VO2 यहाँ पे रखा, ये R1 इधर भेज दिया। R1 इधर भेजने के बाद क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा। फिर R1 बाय R2 क्या होगा, वो R1 बाय R2 इंटू V2 माइनस ये सेम R1 बाय R2 इंटू V1। और ये माइनस V2 है यहाँ पे, वो इधर जाने के बाद प्लस V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस R1 बाय R2 V1 प्लस V2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको कैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है हमें, ऑल टर्म्स एक ब्रैकेट में और V1 और V2 हमें बाहर निकालना है। तो देखो, ये टर्म में ये 3 टर्म है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले V2, ये 2 टर्म जो है ये और ये दोनों में क्या करेंगे हम, ये टर्म और ये, इन दोनों में क्या करेंगे, हम V2 कॉमन निकालेंगे। तो V2 कॉमन निकलने के बाद ये यहाँ पे प्लस साइन है। तो V2 कॉमन निकलने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो V2 कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या है, R1 बाय R2। और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो 1 प्लस R1 बाय R2 इंटू V2 माइनस R1 बाय R2 इंटू V1, ये आ गया यहाँ पे। तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर, सपोज हम उसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमें इक्वेशन कैसे मिला है, VO2 इज इक्वल टू 1 प्लस R1 बाय R2 इंटू V2 माइनस R1 बाय R2 इंटू V1। ये हमारा सपोज इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, ये 2 टर्म जो है, ये और ये टर्म, इन दोनों में से हमने V2 कॉमन निकाला। तो हमें यहाँ पे 1 प्लस R1 बाय R2 मिलेगा इंटू V2 माइनस R1 बाय R2 इंटू V1। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें अभी VO1 निकलना है। तो सेम है, LHS इक्वल है मतलब RHS भी इक्वल होंगी। तो VB माइनस VA मतलब V2 माइनस V1 बाय R2 इज इक्वल टू V1 माइनस VO1 बाय R1। देखो, V2 माइनस V1 बाय R2 इज इक्वल टू V1 माइनस VO1 बाय R1। VA के जगह पे V1 और VB के जगह पे V2 पुट किया। तो इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, VO1 एक साइड में रखेंगे, बाकी सब टर्म एक साइड में भेज देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, देखो V1 माइनस VO1। देखो, हम सिंपली आपको एक कर सकते हो इसका, थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। ये R2 इधर भेज दिया हमने, नहीं तो सपोज हम क्या करेंगे, R1 इधर भेज देंगे। तो R1 इधर आने के बाद ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, R1 बाय R2 इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V1 माइनस VO1। तो V1 माइनस VO1, देखो V1 माइनस VO1 इज इक्वल टू R1 बाय R2 इंटू V2 माइनस R1 बाय R2 इंटू V1। समझ में आ रहा है ये आपको, देखो सिंपली हमने क्या किया, R1 इधर भेज दिया। तो एक साइड में क्या रहेगा, V1 माइनस VO1। तो देखो, एक साइड में क्या रह रहा है यहाँ पे, V1 माइनस VO1। ओके, V1 माइनस VO1। और R1 इधर भेज देने की वजह से क्या होगा,
वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो R1/R2 इंटू V2 माइनस R1/R2 इंटू V1 हो जाएगा। हमने स्प्लिट किया उस टर्म को, R1/R2 इंटू V2 माइनस R1/R2 इंटू V1 हो जाएगा। ठीक है। अब माइनस VO1, ये V1 हमने इधर भेज दिया, तो प्लस का उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या 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 टर्म थी, R1/R2 इंटू V2 माइनस R1/R2 इंटू V1, और ये V1 इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस V1। ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों साइड को निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, VO1 इज इक्वल टू, नहीं तो ये निगेटिव साइन इधर भेज देंगे। आप दोनों भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। सो VO1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस R1/R2 इंटू V2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस R1/R2 इंटू V1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस V1 आएगा। तो अब सेम VO1 इज इक्वल टू, ये जो दो टर्म है, ये इनमें से V1 कॉमन निकालो, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, R1/R2 प्लस 1, मतलब 1 प्लस R1/R2 इंटू V1, और ये यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस R1/R2 इंटू V2, ये टर्म यहाँ पे आएंगी, ये टर्म यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो ये इक्वेशन है सपोज हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो अब हमें VO1 भी मिला इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2, और VO2 भी मिला इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। देखो VO2 भी मिला हमें इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। अब ये VO1 और V2 ये किसके इनपुट है, ये इनपुट है इस डिफरेंस एम्पलीफायर के। तो डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या रहता है, VO इज इक्वल टू फीडबैक रजिस्टर डिवाइडेड बाय इनपुट रजिस्टर, मतलब VO इज इक्वल टू R4/R3 इन ब्रैकेट नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। तो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज कौन सा है, VO1, और इन्वर्टिंग का वोल्टेज कौन सा है, VO2 है। तो यहाँ पे हमने लिखा VO1 माइनस VO2। ठीक है। अब VO इज इक्वल टू R4/R3, VO1 क्या है, ये है VO1, ये तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस R2/R1 इंटू V1 माइनस R1/R2 इंटू V2, हमने यहाँ पे पुट किया। देखो ये पूरा V1 हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, ये यहाँ पे पुट किया, और V माइनस VO2 है, तो माइनस VO2 क्या है हमारा, 1 प्लस R1/R2 इंटू V2, तो माइनस 1 प्लस R1/R2 इंटू V2, देखो माइनस 1 प्लस R1/R2 इंटू V2, और माइनस R1/R2 इंटू V1, माइनस R1/R2 इंटू V1। तो माइनस या माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो R1/R2 इंटू V1 प्लस R1/R2 इंटू V1 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से ये जो टर्म है कौन सी, ये यहाँ से हम V1 कॉमन निकालेंगे, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों में से V1 कॉमन निकालेंगे, और ये जो बची हुई ये टर्म से हम V2 कॉमन निकालेंगे। तो अब पहले ये जो सर्कल किया मैंने, इसमें से हम V1 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस R1/R2, और यहाँ पे क्या है R1/R2, प्लस से साइन, प्लस साइन है, प्लस R1/R2 ब्रैकेट क्लोज इंटू V1 कॉमन निकाला हमने ये दो टर्म से। ओके। अब ये जो दो टर्म है उससे हम माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे और V2 कॉमन निकालेंगे, तो माइनस, यहाँ पे हम माइनस साइन दिया, माइनस अंदर क्या बचेगा फिर, 1 प्लस R1/R2, और यहाँ पे प्लस R1/R2, प्लस R1/R2 ब्रैकेट क्लोज इंटू V2। तो ये हमें इक्वेशन मिला है। ठीक है। उसके बाद R4/R3 इन ब्रैकेट, अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या आएगा, 1 प्लस R1/R2 प्लस R1/R2, R1/R2 प्लस R1/R2 टू R1/R2, बराबर है, सेम क्वांटिटी मतलब एडिशन होगी। तो 1 प्लस 2R1/R2 इंटू V1 माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 प्लस R1/R2 प्लस R1/R2, मतलब क्या 1 प्लस 2R1/R2 इंटू V2। ठीक है। तो नेक्स्ट R4/R3 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2R1/R2 इंटू V1 माइनस 1 प्लस 2R1/R2 इंटू V2। तो 1 प्लस 2R1/R2
और यहाँ पे 1 + 2 R1/R2 दोनों हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो क्या आएगा फिर, R4/R3, ये कॉमन निकाला, 1 + 2 R1/R2 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे V1 बचेगा और यहाँ पे V2 बचेगा। सो V1 - V2। तो ये होगा हमारा गेन का इक्वेशन। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। किसका इक्वेशन है ये, आउटपुट वोल्टेज का। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन में क्या क्या है, R4/R3 है, इन ब्रैकेट 1 + 2 R1/R2 है, और ये बाद में है V1 - V2। सो आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट वोल्टेज, और ये जो पूरा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का गेन है। क्या है ये, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का गेन। और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का गेन किस पर डिपेंड है, R4 पे डिपेंड है, R3 पे डिपेंड है, R1 और R2 दोनों पे डिपेंड है। ओके, देखो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का गेन, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है हमारा, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इसका गेन ये R1 पे डिपेंड है, R2 पे डिपेंड है, और R4 और R3 ये सब रेजिस्टेंस पे ये गेन डिपेंड होता है। ओके, so this is nothing but a final output voltage expression for 3 op-amp instrumentation amplifier. So output voltage is equal to gain into input voltage, और input voltage क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस। इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज होगा ये गेन, और ये आउटपुट वोल्टेज। मतलब ऐसा इक्वेशन रहता है हमारा स्टैंडर्ड, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अगर इस पर कोई आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है हमारा, उस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के कुछ एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन में मिलता है, उसके कुछ फीचर्स भी है। वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, उसके इनपुट रेजिस्टेंस हाई रहता है। वेरिएबल गेन, गेन हम उसका वेरिएबल मतलब चेंज कर सकते हैं। उसका आउटपुट वोल्टेज लो होता है। हाई करंट सप्लाइंग कैपेसिटी होती है उसकी, ये उसके फीचर्स है। उसके बाद उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। गेन ए वी डिपेंड्स ऑन टू मच मेनी रेजिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसेस पे उस पर गेन डिपेंड रहता है। तो वी हैव टू यूज द प्रिसीजन रजिस्टर इन ऑर्डर टू कीप द गेन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टेम्परेचर वेरिएशन। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पे उस पर गेन डिपेंड रहता है, R1 R2 R3 R4। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के जो रजिस्टर से वो हमें यूज करना पड़ता है, कि अगर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हो गई तो क्या हो सकता है, हमारा गेन वेरी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद गेन चेंजेस ड्यू टू एजिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड ड्यू टू द चेंजेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो गया या कंपोनेंट की एजिंग हो गई, मतलब पुराने अगर हो गए कंपोनेंट्स, तो हमारा गेन वेरी हो सकता है। ये उसके लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है। फिर उसके एडवांटेजेस क्या है देखेंगे हम। एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको। The advantages of 3 op-amp instrumentation amplifier. So with the help of single variable R2, we can adjust the gain of instrumentation amplifier precisely. हम उसका गेन इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ड्यू टू इनपुट इम्पेडेंस इज वेरी हाई, the circuit depends on two unity gain buffers A1 and A2. ये इनपुट इम्पेडेंस क्या है उसका, हाई है, बिकॉज ऑफ द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ सर्किट डिपेंड्स ऑन टू यूनिटी गेन बफर्स। यूनिटी गेन बफर्स A1 और A2 पे डिपेंड रहते हैं। उसके बाद by selecting high quality low tolerance register, we can adjust amplifier gain accurately. ऑलरेडी बताया मैंने आपको कि एम्पलीफायर गेन एक्यूरेटली हम एडजस्ट कर सकते हैं। देन आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर इज डिसाइडेड बाय एम्पलीफायर A3 एंड द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ A3 इज वेरी लो। A3 का आउटपुट इम्पीडेंस कम रहता है। A3 मतलब जो हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर है। दिस एम्पलीफायर हैज वेरी गुड कैपेसिटी टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल। तो इसका CMRR भी क्या रहता है, अच्छा रहता है। उसकी कुछ एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में उसका यूज करते हैं, वेइंग स्केल के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहती है जो वेट मेजर करती है, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज करते हैं। लाइट इंटेंसिटी मीटर में उसका यूज करते हैं। प्रेशर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में उसका यूज करते हैं, प्रेशर मॉनिटर करने के लिए कितना प्रेशर है,
और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी उसका यूज करते हैं। टेम्परेचर इंडिकेटर बोल के उसका यूज करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर में भी उसका यूज करते हैं। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए, कम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। Note that in all these applications we are measuring and or controlling different physical quantities such as displacement, pressure, intensity, temperature। जो different physical quantities रहती है, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम ये एम्पलीफायर का यूज करके मेजर कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू डू दिस वी यूज इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विथ ट्रांसड्यूसर ब्रिज। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हम विथ ट्रांसड्यूसर ब्रिज का यूज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, so these are the applications of instrumentation amplifier। ठीक है, सो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। इस पे कोई प्रॉब्लम भी है इसमें, तो प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है।